हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। समतल के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, सरल रेखा के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सरल रेखा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग समतल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लेन जो होता है समतल, वो समतल पहले ये समझते हैं कि वो समतल क्या है। जैसे ये हमारा जो बोर्ड है ये आपका एक प्लेन हो गया, ये एक समतल हो गया और इसी समतल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो समतल का जो व्यापक समीकरण होता है, समतल का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 होता है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के रूप का जो भी समीकरण होगा वो एक समतल का समीकरण होता है, जहां ABC समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात होता है। तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d के रूप का जो समीकरण होगा वो एक समतल के समीकरण को निरूपित करेगा, जहां ABC, a क्या है तो x का गुणांक, b क्या है y का गुणांक, c क्या है z का गुणांक। तो x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक जो होता है a, b और c, वो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होता है, dr, डायरेक्शन रेशियो। अब समतल का अभिलंब क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये एक समतल है, ये बोर्ड जो है वो एक समतल है और ये एक सरल रेखा है। तो ऐसा सरल रेखा जो समतल पर लंबवत हो, देखिए इस रूप का होगा। ऐसा सरल रेखा जो समतल पर लंबवत हो, ये इस समतल का क्या कहलाता है? अभिलंब। तो इस समतल के अभिलंब का dr कौन होता है? ABC। तो आपका समतल का समीकरण दिया हुआ रहेगा और वो बोलेगा कि समतल के अभिलंब का डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या निकालें। तो ABC जो होता है वो उसका dr होता है, दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात से दिक् कोज्या जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं उस फॉर्मूला लगा करके, वो फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह समझना है कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d के रूप का जो भी समीकरण होता है वो किसका समीकरण होता है? तो वो एक समतल का समीकरण होता है, जहां ABC जो होता है वो समतल के अभिलंब का dr होता है। समतल के अभिलंब का dr होता है। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और वो बोलते हैं कि समतल का dr, तो समतल का कोई dr नहीं होगा। जब भी dr होगा, दिक् अनुपात होगा या दिक् कोज्या होगा, तो एक सरल रेखा का ही होगा। समतल का कोई दिक् कोज्या नहीं होता है। दिक् कोज्या जब भी होता है, डायरेक्शन कोसाइन जब भी होता है, तो वो किसी स्ट्रेट लाइन का होता है। और दिक् अनुपात भी जब भी होगा तो वो भी किसी स्ट्रेट लाइन का ही होगा, किसी सरल रेखा का ही होगा। तो ABC जो है वो समतल का अभिलंब, समतल का dr नहीं होता है, वो समतल के अभिलंब का dr होता है। इसको आपको याद रखना है। तो समतल का अभिलंब कौन होता है? तो एक ऐसा सरल रेखा जो समतल पर लंबवत हो, वो समतल का अभिलंब कहलाता है। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। समतल का अभिलंब ये क्या है? तो एक ऐसा सरल रेखा जो समतल पर लंब हो, समतल का अभिलंब कहलाता है। इसको नोट करिए। तो अब इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट में करके ये चार्ट में जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट पे समतल का जो प्रॉब्लम है वो बनेगा। तो पहले हम लोग बारी बारी से चारों पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि यदि दो समतल एक दूसरे के समांतर हैं
तो उनका अभिलंब भी आपस में समांतर होता है। तो इसको जरा पहले हम समझ लेते हैं। ये क्या है पॉइंट 1 में कि अगर दो समतल एक दूसरे के समांतर हैं, दो समतल एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके अभिलंब में क्या संबंध होता है? तो उनका अभिलंब भी आपस में समांतर होता है। इसको जरा हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक समतल है, देखिए ये एक समतल है, ये एक समतल है, और ये जो सरल रेखा है ये इस समतल का अभिलंब है। तो ये एक समतल है और ये सरल रेखा इस समतल का अभिलंब है। अब एक दूसरा समतल हम लोग लेते हैं, देखिए ये एक दूसरा समतल है और ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा ये इस समतल का अभिलंब है। तो दोनों समतल हम लोग के सामने हैं और दोनों समतल का जो अभिलंब है वो भी हम लोगों के सामने है। अब ये दोनों समतल आपस में क्या है? देखिए इस फिगर के हिसाब से दोनों समतल आपस में क्या है? ये दोनों समतल आपस में समानांतर है। तो इनका जो अभिलंब है, दोनों समतल का जो अभिलंब है, वो दोनों समतल का अभिलंब भी आपस में क्या है? तो ये दोनों अभिलंब भी आपस में समांतर है। तो अगर दो सरल रेखा, यदि दो समतल एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका अभिलंब भी आपस में समांतर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, यदि दो समतल एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका अभिलंब भी आपस में लंबवत होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यदि दो समतल एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका जो अभिलंब है वो भी आपस में लंबवत होता है। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ये समतल और ये समतल, देखिए इस फिगर के हिसाब से ये दोनों समतल आपस में क्या है? देखिए यहाँ से दोनों समतल आपस में लंबवत है। तो जब दोनों समतल आपस में लंबवत है तो उनका जो अभिलंब है दोनों समतल का, वो दोनों समतल का अभिलंब भी देखिए, ये दो अभिलंब भी आपस में क्या है? लंबवत है। तो अगर दो समतल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका अभिलंब भी आपस में लंबवत होता है। ये कंडीशन भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि यदि एक समतल किसी सरल रेखा के समांतर है, यदि एक समतल किसी सरल रेखा के समांतर है तो उसका अभिलंब उस सरल रेखा के लंबवत होता है। यदि एक समतल किसी सरल रेखा के समांतर है, देखिए ये एक समतल है और अगर हम लोग इसको एक सरल रेखा लेते हैं तो ये समतल जो है वो इस सरल रेखा के समांतर है। देखिए तो ऐसा फिगर बनेगा, ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा इस समतल के क्या है? समांतर है। तो सरल रेखा अगर समतल के समांतर है तो समतल का अभिलंब जो होता है वो सरल रेखा पर क्या होगा? लंबवत होगा। देखिए फिगर के हिसाब से। तो यही पॉइंट है यहाँ पर कि यदि एक समतल किसी सरल रेखा के समांतर है तो उसका अभिलंब उस सरल रेखा के लंबवत होता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यदि एक समतल किसी सरल रेखा पर लंबवत है, यदि एक समतल किसी सरल रेखा पर लंबवत है तो उसका अभिलंब उस सरल रेखा के समांतर होता है। तो ये देखिए एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा इस समतल पर क्या है? यदि समतल किसी सरल रेखा पर लंबवत है तो ये समतल जो है वो इस सरल रेखा पर लंबवत है। देखिए समतल अगर इस सरल रेखा पर लंबवत होगा तो समतल का जो अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो समतल का अभिलंब जो है वो इस सरल रेखा के क्या है? समांतर है। तो अगर एक सरल रेखा समतल पर अभिलंब है इस फिगर के हिसाब से, तो समतल का जो अभिलंब है वो इस सरल रेखा के क्या है? समांतर है। तो ये चारों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट पे बहुत सारा सवाल हमारा प्लेन का बनता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो जो पॉइंट अभी हम लोग लिखे हैं उस पॉइंट का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन जरा हम लोग समझते हैं। तो यदि समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये एक समतल है, इसका नाम है P1। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 का नाम है P1। तथा समतल एक दूसरा समतल है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 और इसका नाम है P2। तो P1 और P2 आपस में क्या है? समांतर हैं। तो जो अभी हम लोगों ने जो पॉइंट लिखा उस पॉइंट में हम लोगों का पहला पॉइंट यही था कि अगर दो समतल आपस में समांतर होते हैं तो उनका अभिलंब भी आपस में समांतर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि P1 के अभिलंब का dr, तो अगर P1 का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 है तो a1 b1 c1 क्या होता है? तो इस समतल के अभिलंब का dr होता है। तो P1 के अभिलंब का dr बराबर क्या है? a1 b1
C1, A1 B1 C1 है, और P2 के अभिलंब का dr, ये क्या है? तो P2 का समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो P2 के अभिलंब का dr क्या होगा? ये हो जाएगा A2 B2 C2। तो P1 और P2 आपस में क्या है? समांतर हैं। तो P1 का अभिलंब और P2 का अभिलंब ये दोनों भी आपस में क्या होगा? समांतर होगा। तो P1 का अभिलंब और P2 का अभिलंब अगर समांतर होगा तो जब दो सरल रेखा समांतर होता है तो इसका मतलब कि उनके dr में क्या संबंध होता है? तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यही कंडीशन हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अब आगे कहीं पर भी अगर दो समांतर समतल रहेगा तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को अब हम लोग सवाल बनाने के क्रम में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यदि समतल A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0 तथा समतल A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो पहला वाला समतल P1 है, दूसरा वाला समतल P2 है, और ये दोनों आपस में लंबवत हैं। तो जब दो समतल आपस में लंबवत होता है तो दोनों का जो अभिलंब होता है वो भी आपस में लंबवत होता है। तो इसका मतलब कि P1 का के अभिलंब का dr A1 B1 C1 है और P2 के अभिलंब का dr A2 B2 C2 है। तो P1 का जो अभिलंब है और P2 का जो अभिलंब है वो दोनों भी आपस में लंबवत होगा। तो जब दो सरल रेखा आपस में लंबवत होता है तो उसका कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आगे कहीं पर भी अगर दो समतल का इक्वेशन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि दोनों समतल आपस में लंबवत हैं तो डायरेक्ट हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आया कहां से? तो ये सरल रेखा के कॉन्सेप्ट से आया है, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से आया है। तो प्लेन का जो भी डेरिवेशन होता है, जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं वो सारा स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से ही आता है, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यदि समतल A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, इसका नाम दिए P1, एक सरल रेखा x माइनस x1/A2 इज इक्वल टू y माइनस y1/B2 इज इक्वल टू z माइनस z1/C2, इसका नाम दिए L। तो L के समांतर है तो क्या होगा? एक समतल जो है वो एक सरल रेखा के समांतर है। तो अगर एक समतल एक सरल रेखा के समांतर है तो अभी जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है उस पॉइंट में हम लोग क्या देखें कि अगर एक समतल एक सरल रेखा के समांतर है तो समतल के अभिलंब और सरल रेखा आपस में लंबवत होता है। इसको एक बार फिर से समझिए, ये एक समतल है और ये एक सरल रेखा है। तो अगर ये समतल इस सरल रेखा के समांतर है तो कुछ ऐसा इसका फिगर होगा। ये समतल जो है वो इस सरल रेखा के समांतर है। तो समतल का जो अभिलंब है, देखिए ये समतल का अभिलंब है, तो समतल का जो अभिलंब है वो इस सरल रेखा के क्या होगा? इस सरल रेखा पर लंबवत होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। P1 के अभिलंब का dr, तो P1 के अभिलंब का dr हो जाएगा A1 B1 C1 और L का dr, सरल रेखा L का dr। तो अगर सरल रेखा x माइनस x1/A इज इक्वल टू y माइनस y1/B इज इक्वल टू z माइनस z1/C के रूप का है तो ABC जो है वो सरल रेखा का dr होता है। तो L का dr हो जाएगा A2 B2 C2 और यहाँ P1 का अभिलंब ये एक सरल रेखा है, P1 का अभिलंब तथा L सरल रेखा L आपस में क्या होगा? ये आपका लंबवत होगा। तो अगर ये लंबवत होगा तो लंबवत का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। दो सरल रेखा के लंबवत होने का क्या कंडीशन है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यदि समतल A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, इसका नाम P1 है, सरल रेखा x माइनस x1/A2
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी टू, इसका नाम हम लोग एल दिए। तो यह समतल जो है वो सरल रेखा पर लंबवत है। तो समतल अगर सरल रेखा पर लंबवत होगा तो क्या कंडीशन होगा? ये आपका एक सरल रेखा है, तो यह सरल रेखा जो है वो समतल पर लंबवत है। देखिए तो ऐसा होगा, सरल रेखा, ये सरल रेखा जो है वो समतल पर लंबवत है और ये समतल का अभिलंब है। तो समतल का अभिलंब भी समतल पर क्या होता है? लंबवत होता है। तो समतल का अभिलंब, ये समतल का अभिलंब है, समतल का अभिलंब और इस सरल रेखा में क्या संबंध होगा? तो ये दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। तो P1 का अभिलंब, P1 का अभिलंब सरल रेखा L के समांतर होगा। तो P1 के अभिलंब का dr, देखिए P1 के अभिलंब का dr कितना है? A1 B1 C1 और L का dr कितना है? A2 B2 C2 और P1 का अभिलंब और सरल रेखा L समांतर है। तो दो सरल रेखा के समांतर होने का कंडीशन है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये कंडीशन हो गया, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। एक बिंदु है और उस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी क्या है? मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी, तो यहाँ से लंबवत दूरी यही होगा। तो बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की लंबवत दूरी निकालें। तो मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है P, x1 y1 z1 और ये एक समतल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी मान लेते हैं ये q है। तो बिंदु P से समतल की लंबवत दूरी PQ, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PQ का, वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देंगे। इसको याद रखने का तरीका, तो समतल का समीकरण यही ना है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो इसमें x के जगह पर बिंदु का x नियामक हो जाएगा ax1, ये x हट गया, इसके जगह पर x1 आ गया। b, y के जगह पर बिंदु का y नियामक y1 प्लस c, z के जगह पर बिंदु का z नियामक z1 और प्लस d तो वैसे ही रहेगा। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर, माने x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, x का गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर y b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब आगे कभी भी किसी बिंदु से समतल की लंबवत दूरी अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समतल का अंतःखंड रूप। तो ये क्या है जरा समझ लेते हैं। तो यदि किसी समतल का x अंतःखंड A, y अंतःखंड B तथा z अंतःखंड C है, तो उस समतल का समीकरण x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग को ये समझना होगा कि किसी समतल का x अंतःखंड क्या होता है, y अंतःखंड क्या होता है और z अंतःखंड क्या होता है। तो अगर कोई समतल x अक्ष को a बिंदु पर काटती है, अगर कोई समतल x अक्ष को बिंदु a पर काटती है, तो मूल बिंदु से जो a का दूरी होता है OA, वो समतल का x अंतःखंड कहलाता है। अगर वो समतल y अक्ष को b बिंदु पर काटती है, तो मूल बिंदु से b का जो दूरी होगा वो उसका y अंतःखंड कहलाएगा। और अगर वो समतल z अक्ष को c बिंदु पर काटती है, तो मूल बिंदु से c का जो दूरी होगा OC, वो उसका z अंतःखंड कहलाएगा। तो यदि कोई समतल x अक्ष को बिंदु a पर, y अक्ष को बिंदु b पर तथा z अक्ष को बिंदु c पर काटती है, तो OA मूल बिंदु से जो a का दूरी होगा OA, OB और OC उस समतल का क्रमशः x अंतःखंड, y अंतःखंड तथा z अंतःखंड कहलाता है। मतलब OA जो है वो क्या कहलाएगा, x अंतःखंड, OB क्या कहलाएगा, y अंतःखंड और OC क्या कहलाएगा, z अंतःखंड। तो यहाँ जो स्मॉल a दिया हुआ है, समतल का x अंतःखंड a, वो क्या है, तो OA की लंबाई है। मूल बिंदु से a की जो दूरी है OA, वो है स्मॉल a और ये कहलाएगा x अंतःखंड।
OB मूल बिंदु से जो B की दूरी है OB वो है y अंतःखंड और वो दूरी है B, और मूल बिंदु से जो C की दूरी है वो कहलाएगा Z अंतःखंड और वो Z अंतःखंड C है। तो समतल का समीकरण XYA प्लस Y/B प्लस Z/C = 1 होता है। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दो समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाली समतल का समीकरण। तो दो समतलों का जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा वो कैसा होगा, उसका क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि दो सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और एक दूसरा सरल रेखा है। तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, मान लेते हैं वो बिंदु P है। जब दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर होगा तब तो वो कहीं नहीं काटेगा, लेकिन अगर वो समांतर नहीं होगा तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। तो दो सरल रेखा का एक प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, लेकिन दो समतल जब एक दूसरे को काटेगा तो क्या होगा। तो दो समतल एक दूसरे को काटेगा, तो मान लेते हैं कि ये बोर्ड एक समतल है और ये एक दूसरा समतल है, ये एक दूसरा समतल है। तो दोनों समतल एक दूसरे को काट रहा है। देखिए ऐसे, ये तो दोनों समतल जो है वो एक दूसरे को काटेगा, तो एक बिंदु पर नहीं काटेगा, ये एक रेखा पर काटेगा। इसको ऐसे समझिए, ये समतल है और एक दूसरा समतल है, दोनों समतल एक दूसरे को एक रेखा पर काटता है, इसीलिए दो समतलों का प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता है, दो समतलों का प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो समतलों a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाली समतल का समीकरण। मतलब हम लोग को एक ऐसे समतल का समीकरण निकालना है जो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरती है। तो इसका समीकरण जो है वो इस रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो दो समतल का समीकरण दिया हुआ रहता है, तो एक समतल का समीकरण प्लस k इंटू दूसरे समतल का समीकरण इज इक्वल टू 0। तो अगर कभी भी आगे सवाल बनाने के क्रम में दो समतल का समीकरण दिया हुआ रहेगा और अगर वो बोलेगा कि इनके प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाली समतल का समीकरण निकालें, तो समतल का समीकरण इसी रूप का होता है। तो पहले हम लोग मान लेंगे एक समतल का समीकरण लिखेंगे प्लस k इंटू दूसरे समतल का समीकरण। अब k का मान निकालने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो सवाल में कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा और उस कंडीशन के हेल्प से, उस कंडीशन के सहायता से हम लोग k का मान निकालेंगे। तो और k का मान निकाल करके फिर इसमें पुट कर देंगे तो वही समतल का समीकरण होता है, हो जाएगा। तो ये थ्योरी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दो समतलों के बीच का कोण। तो समतलों a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और इसको हम लोग p1 माने हैं, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 इसको p2 माने हैं। तो p1 और p2 के बीच का कोण है वो कोण कैसे निकलेगा, दो समतलों के बीच का कोण। तो अभी हम लोगों ने जो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा था नोट में करके, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर दो समतल एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका अभिलंब भी समांतर होता है, और दो समतल अगर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका अभिलंब भी लंबवत होता है। मतलब दो समतलों के बीच का कोण वही होता है जो उनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है। तो अगर दो समतलों के बीच का कोण वो पूछ रहा है और अगर हम लोग दोनों के अभिलंबों के बीच का कोण निकाल दिए तो दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दो समतलों के बीच का कोण वही होता है जो उनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है। तो अगर हम लोगों को दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो उनके अभिलंबों के बीच का कोण अगर हम लोग निकाल देते हैं तो दोनों कोण बराबर होता है। तो बताइए कि P1 के अभिलंब
का dr कितना होगा, तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 और p2 के अभिलंब का dr, तो ये हो जाएगा a2 b2 c2 और p1 और p2 का जो अभिलंब है उसके बीच का जो कोण होता है उस कोण का क्या फॉर्मूला होता है, तो उस कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से दोनों समतलों के P1 और P2 के अभिलंबों के बीच का कोण निकाल लेंगे और जो अभिलंबों के बीच का कोण होगा वही दोनों समतलों के बीच का भी कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे समतल का जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला हमारा आ रहा है वो सब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है, इसको नोट करिए। तो प्लेन का जो भी थ्योरी था, समतल का जो भी थ्योरी था, वो सारा थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इस थ्योरी पे जो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा प्लेन का जो एक्सरसाइज है वो बन जाए। तो इसमें जो पहला सवाल आपको मिलेगा वो समतल का समीकरण दे देगा 2x - 3y + 4z - 6 = 0 और इस समतल के अभिलंब की दिक को ज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन निकालें तथा इस समतल की मूल बिंदु से दूरी भी निकालें। तो पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, दिक को ज्या। तो आप ये बताइए कि जब समतल का समीकरण दिया हुआ है तो उसमें 2 - 3 और 4 ये क्या होता है, तो ये समतल के अभिलंब का dr होता है। तो समतल के अभिलंब का dr क्या होता है, तो a b और c, तो 2 - 3 और 4 ये समतल के अभिलंब का dr हो गया। और हम लोगों से पूछ रहा है समतल के अभिलंब का dc, दिक को ज्या, तो इसका dc हो जाएगा, dr से dc का क्या फॉर्मूला होता है, तो अगर a b c किसी सरल रेखा का dr है तो a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये उसका dc होता है। तो उस हिसाब से 2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर मतलब 16 -3 बाई रूट अंडर 4 + 9 + 16 और ये हो जाएगा 4 बाई रूट अंडर 4 + 9 + 16, ये इसका क्या हो गया, dc। सॉल्व कर लीजिए, 2 बाई 29 -3 बाई रूट 29 और 4 बाई रूट 29, तो यही इसका dc हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अब इसमें एक भाग और है कि समतल की मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो किसी समतल का किसी बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको पहले नोट करिए। तो यहां से समतल के अभिलंब का जो है dc वो तो निकल गया। अब हम लोग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से डायरेक्ट मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो एक फिगर बना लेते हैं। तो हम लोगों का मूल बिंदु से समतल की दूरी पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है और ये एक समतल है। इस समतल का समीकरण दिया हुआ 2x - 3y प्लस 4z - 6 = 0। तो मूल बिंदु से जो समतल का दूरी है मान लेते हैं a OA, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ax1, तो a कौन होता है, तो x का कोफिशिएंट गुना 2 इंटू इस x के जगह पर x1 तो 0 -3 इंटू इस y के जगह पर y1 0 प्लस 4 इंटू z के जगह पर z1 0 -6 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 मॉड ये 0 हो जाएगा 0 0, तो बचा क्या, मॉड -6, मॉड -6 का वैल्यू +6 और रूट अंडर 29। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो जब भी किसी बिंदु से किसी समतल का लंबवत दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इसको नोट करिए।
तो अब हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो है समतल r डॉट, ये डॉट है, वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस k माइनस 1 बराबर 0 का कार्तीय समीकरण निकाले। तो ये समतल का कौन सा समीकरण दिया हुआ है? ये समतल का सदिश समीकरण दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सरल रेखा में भी कुछ एग्जांपल इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि वेक्टर r बराबर क्या होता है? ये होता है xi प्लस yj प्लस zk। इसको आपको याद रखना है कि वेक्टर r जो है वो क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। तो इसमें r के जगह पर xi प्लस yj प्लस zk रखिए, तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट, और ये है 2i माइनस 3j प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो x मल्टीप्लाई होगा 2 से 2x, और y मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, तो माइनस 3y, z मल्टीप्लाई होगा k से 1 से, तो प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i वाला जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है, प्लस j वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, प्लस k वाला कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। बाकी i और j वाला मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, i और k वाला भी 0 हो जाएगा, j और i वाला 0 हो जाएगा, j k वाला 0 हो जाएगा, k i का 0, k और j का 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 पर खींचे गए लंब का पाद निकालें। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो बिंदु से, मूल बिंदु से, इसको समझिए पहले, ये आपका है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से एक समतल, मान लेते हैं ये समतल है, तो समतल है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो मूल बिंदु से इस समतल पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, एक लंब खींचा गया। तो यहां मान लेते हैं कि बिंदु आ गया A। तो मूल बिंदु से जो समतल पर परपेंडिकुलर खींचा गया, जो लंब खींचा गया, इस लंब का पाद कौन है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस लंब का जो फुट है वो कौन है? A। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है लंब का पाद, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को किसका नियामक निकालना है? A का। तो A का नियामक निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना A का नियामक कुछ मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है। तो A का नियामक हम लोग अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा ये हम लोग सोचते हैं। तो अब आप ये बताइए कि OA जो है, ये OA और ये जो समतल का जो अभिलंब है, उस अभिलंब और OA में क्या संबंध होगा? तो OA जो है वो मूल बिंदु से समतल पर खींचा गया लंब है, और समतल का जो अभिलंब होता है वो भी समतल पर लंब ही होता है। तो OA भी समतल पर लंब है और समतल का अभिलंब भी समतल पर लंब है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये समतल का अभिलंब है और ये मूल बिंदु से समतल पर खींचा गया लंब है, तो समतल का अभिलंब भी समतल पर लंबवत है और मूल बिंदु से जो समतल पर खींचा गया लंब है वो भी समतल पर लंबवत है। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा? ये दोनों आपस में समांतर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA और जो समतल का अभिलंब है वो आपस में समांतर होगा। तो OA समतल के अभिलंब के समांतर है। OA जो है वो समतल के अभिलंब के समांतर है। तो OA का dr दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो। तो A का नियामक हम लोग क्या माने हैं? अल्फा बीटा गामा। और दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का dr क्या होता है? इसका ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का dr होता है x2 माइनस x1। तो उस हिसाब से हो जाएगा अल्फा माइनस 0, तो अल्फा माइनस 0, फिर होता है y2 माइनस y1, तो बीटा माइनस 0, फिर होता है z2 माइनस z1, गामा माइनस 0। मतलब क्या हो गया? ये हो गया अल्फा बीटा और गामा। तो ये OA का dr हो गया
और समतल के अभिलंब का dr, समतल के अभिलंब का dr, तो समतल के अभिलंब का dr कौन हो जाएगा? 2 - 3 4, तो ये हो जाएगा 2 - 3 4। तो समतल के अभिलंब का dr हो गया 2 - 3 4 और OA का dr हो गया अल्फा बीटा गामा, और OA जो है वो समतल के अभिलंब के समांतर होगा। तो OA क्या होगा? OA अभिलंब के समांतर है, और कोई भी दो रेखा अगर आपस में समांतर होता है तो उनके dr का जो अनुपात होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो A1/A2 मतलब A1 का काम यहाँ करेगा अल्फा, बाई A2 का काम करेगा 2 इज इक्वल टू बीटा बाई -3 इज इक्वल टू गामा बाई 4, और ये तीनों किसी न किसी क्वांटिटी के बराबर होगा, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या मान लिए? K। इसको नोट करिए पहले। अब आइए तो यहां से बताइए कि अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा? K के बराबर। अल्फा बाई 2 बराबर K, तो अल्फा बराबर हो गया 2K, बीटा बाई -3 ये K के बराबर होगा, तो यहां से बीटा बराबर -3K, गामा बाई 4 बराबर K होगा, तो गामा इज इक्वल टू 4K। मतलब अल्फा बीटा गामा ये किसके टर्म में आ गया? अल्फा K के टर्म में आ गया, बीटा भी K के टर्म में और गामा भी K के टर्म में। अब ये बताइए कि अल्फा बीटा गामा जो है वो इस समतल पर स्थित है। अल्फा बीटा गामा समतल पर स्थित है, और कोई भी बिंदु अगर किसी समतल पर स्थित है तो उस बिंदु का नियामक को समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, या कोई भी बिंदु अगर सरल रेखा पर भी स्थित होता है तो उस बिंदु का नियामक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यह बिंदु जो है वो इस समतल पर स्थित है, तो इस बिंदु का नियामक समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा मतलब 2 इंटू एक्स के जगह पर अल्फा 2 अल्फा, -3 इंटू वाई के जगह पर बीटा, प्लस 4 इंटू जेड के जगह पर गामा -6 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू अल्फा के जगह पर 2K, -3 इंटू बीटा के जगह पर -3K, प्लस 4 इंटू गामा के जगह पर 4K -6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4K प्लस 9K प्लस 16K -6 इज इक्वल टू 0। इसको जोड़िएगा तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29K, 29K इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से K का वैल्यू आ गया 6/29। तो यहाँ से K का वैल्यू निकल गया। अब K का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे अल्फा बीटा और गामा में, तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आ जाएगा। इसको भी नोट करिए। तो अब हम लोग K का वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या है? अल्फा इक्वल टू है 2K, तो 2 इंटू K के जगह पर 6/29, यह आ जाएगा 12/29। बीटा इक्वल टू -3K, तो -3 और K के जगह पर है 6/29 -18/29। गामा इक्वल टू है 4K, 4 इंटू और K के जगह पर है 6/29 24/29। तो इसलिए जो A का हमारा नियामक हो गया वो हो गया 12/29 -18/29 24/29। तो यही A का ही नियामक हम लोगों से पूछा जा रहा था, तो A का नियामक निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन का, समतल का जो भी थ्योरी था वह सारा थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल था एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब इसके आधार पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.3 ये पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।